हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगिल क्लासेस। आज डेट है 5 मार्च 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल, पार्टली फ्री। कल फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट आई थी जिसके बारे में हमने शाम के वीडियो में डिस्कस भी किया है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में या फिर वीडियो वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो उस वीडियो में कि कौन कौन से पैरामीटर के बेस पे इंडिया को फ्री कैटेगरी से पार्टली फ्री कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो उसी रिपोर्ट को यहाँ पर एनालाइज किया जा रहा है एडिटर के द्वारा। देखेंगे इस आर्टिकल को कि जहाँ पर हमारी जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से अभी डिक्लाइन कर रही है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं जिनमें कुछ तो सिचुएशनल्स हैं, कुछ चीज़ें जो हैं उनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, जानेंगे इस आर्टिकल को। दूसरा, ये वाला द ज़ीरो सम बिल, इसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी एक अपनी तरफ से प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स क्रिएट होंगी अब नई, उनमें 75% जॉब्स के लिए रिजर्वेशन फिक्स करने की बात की है कि हरियाणा के लोगों को ही वो जॉब मिले। ठीक है, और इसमें थ्रेशोल्ड भी रखा है कि सैलरी अगर 50,000 से कम हो तो इसमें बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो वो जानेंगे। और ये पहली बार नहीं है, ये 1970s के टाइम पे भी बहुत सारे स्टेट्स ने की थी और प्रीवियसली मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इन स्टेट्स ने भी अपनी तरफ से कोशिश की है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी जानेंगे, क्या कंसर्न्स हैं और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है वो और देखेंगे। तो इस तरीके से एक आर्टिकल ये डिस्कस करने वाले हैं हम। इसके आगे मेजर ऑफ कॉन्फिडेंस, अभी जो भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है ना कोरोना के अगेंस्ट में, दैट इज कोवैक्सीन। ठीक है, इसकी एफिकेसी 81% रिकॉर्ड की गई है जो फाइनल ट्रायल्स हुए हैं उसमें। तो इससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इस वैक्सीन पे। इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि हैदराबाद बेस्ड फर्म ने अपनी तरफ से वैक्सीन डेवलप किया। देखो, कोविशील्ड तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है, कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक का है। तो कोविशील्ड को तो फिर भी अप्रूवल ज़्यादा मिल गया या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रही है, बट कोवैक्सीन की डिमांड अभी भी बहुत कम थी। वजह क्या थी? बोले कि इसकी थोड़ी एफिशिएंसी है, फिर जो एफिकेसी है वो बहुत कम आ रही है। बट जो ये फाइनल ट्रायल के जो डेटा आए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इनकरेजिंग है और वैक्सीन का एक और ऑप्शन इंडिया में कॉन्फिडेंटली अवेलेबल होगा। और जो एक कह सकते हैं कि हेल्थ स्टैब्लिशमेंट जो है वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, राइट। तो इस आर्टिकल में चीज़ यही थी, बाकी आप एक बार देख लेना, डिस्कस हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ये वाला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे क्राइम एंड कंटेक्स्ट, कि जिस तरीके से शादी का झांसा दे करके सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिए जाते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप क्रिएट कर लिए जाते हैं, फिर उसके बाद में जाति का नाम लेकर के पैट्रियार्की जो है अपने हिसाब से अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है और फिर जो फीमेल काउंटर पार्ट होती हैं उनको बहुत ज़्यादा शेम का सामना करना पड़ता है सोसाइटी में। उसके लिए यहाँ पर राइटर बताना चाह रहे हैं कि क्राइम ही नहीं, आपको जो एक्चुअल में वो जो एक लॉस जो हुआ है ना, ओवरऑल लॉस जो देखा जाएगा एक ह्यूमन डिग्निटी में या वुमेन डिग्निटी में पर्टिकुलर बात की जाए, तो उसके लिए भी हमें लॉज पर काम करने की ज़रूरत है। केवल क्राइम रिकॉग्नाइज करके उनको पनिश करना सही नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ जाने की ज़रूरत है। ठीक है, देखेंगे इस आर्टिकल को। ये आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे। तो 3 आर्टिकल्स हो गए हमारे एडिटोरियल पेज से। आइडिया पेज पे चलते हैं। आइडिया पेज में हम डिस्कस करेंगे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर एग्रीमेंट 2003 का है उसको फिर से ऑब्जर्वेंस में लाने के लिए। तो देखेंगे इस आर्टिकल का क्या पर्सपेक्टिव है, किस तरीके से हमारी जो 4 फादर्स है पर्टिकुलरली बात की जाए, एक तो हमारी तरफ से महात्मा गांधी जी और उनकी तरफ से जिन्ना। ठीक है, उनकी क्या एस्पिरेशंस थी, क्या उनकी सोच थी कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे होंगे, क्या इवन आफ्टर द डिवीज़न। ठीक है, देखेंगे। और अभी क्या क्या करना चाहिए, सजेशन भी दे रहे हैं राइटर अपनी तरफ से, क्योंकि राइटर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्ट है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को लेकर के, आप जान सकते हो। ठीक है, देखेंगे। ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे और ये वाला आर्टिकल भी पॉलिटिक्स है, बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। देखते हैं कि आर्टिकल को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है पार्टली फ्री। देखो, फ्रीडम हाउस जो कि वॉशिंगटन बेस्ड एक वॉचडॉग है, उसकी तरफ से अपनी तरफ एक रिपोर्ट डिक्लेयर की है और उसमें ये बताया गया कि इंडिया जो है वो पहले फ्री स्टेटस में आया करता था, जो कि अब पार्टली फ्री में कैटेगराइज कर दिया गया है। और ये जो इंडिकेटर है ये रिलीज़ किया जाता है लगभग 25 पैरामीटर के बेसिस पे, और इन 25 पैरामीटर में चेक किया जाता है कि कौन सा कंट्री कितना क्या परफॉर्म कर रहा है। तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो 211 कंट्रीज़ में पहले हुआ करती थी 83, जो कि रिड्यूस होकर के 88 हो गई। और वैसे मार्किंग वाइज देखे जाए तो इंडिया की स्कोर हुआ करती थी 100 में से
71, जो कि रिड्यूस होकर के 67 हो गई। तो 100 में से 100 नंबर जिसको मिल रहे हैं ना, जिस भी कंट्री को, उस कंट्री को बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंसिडर किया जाता है, द मोस्ट फ्री कंट्री कंसिडर किया जाता है। और जिन कंट्रीज़ का स्कोर 1, 0 ऐसे कुछ कंसिडर हो रहा है, तो उनको कंसिडर किया जाएगा मतलब द लीस्ट ओपन कंट्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पे कि इंडिया का डिक्लाइन करना, उसके पीछे पॉइंट ये है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो थोड़ी थोड़ी अथॉरिटेरियनिज्म के हाथ में लग रही है। और राइट एडिटर हैं वो सीधा तंज कसना चाह रहे हैं कि मोदी भी कहीं चाइना के असर में तो नहीं आ गए। खैर ये हम लिख नहीं सकते हैं, बस ये जो कमेंट था बस वो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ। साथ में एडिटर ये कहना चाहते हैं कि डेंजरस एंड अनप्लान्ड डिस्प्लेसमेंट जो कि माइग्रेंट वर्कर्स का हुआ था कोविड-19 की वजह से, एक तो वो, इसके अलावा मुस्लिम्स को या फिर माइनॉरिटीज़ को स्केप गॉट के तौर पे, मतलब बलि का बकरा बना दिया जाना, जैसे कि तबलीगी जमात के ऊपर अटैक करना बार बार में, और लव जिहाद का नाम लेकर के। तबलीगी जमात का मुद्दा आपको पता ही है कि शुरुआत में जब कोविड-19 केसेस नहीं आए थे तब तबलीगी जमात की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसिज्म करने को मिला था। साथ में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोचेस जो लोगों ने परसीव की है उसका असर, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजन जो कि प्रो गवर्नमेंट थे, तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुई। और साथ में कल हमने देखा था कि रंजन गोगोई जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनको राज्यसभा की सीट दी गई है बीजेपी के थ्रू। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। साथ में सिटीजन्स की जो फ्रीडम है, सिटीजन्स को जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में दी हुई है, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होती हुई दिखाई दे रही है। माइनॉरिटीज़ और वल्नरेबल ग्रुप को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से वॉशिंगटन बेस्ड इस वॉचडॉग ने इंडिया को फ्री से पार्टली फ्री कैटेगरी में डाल दिया। तो देखो बातचीत तो बहुत हो रही है कि हाँ डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है, बट इस पे हमें इस रियल स्पेक्ट्रम को समझने की ज़रूरत है कि वाकई में ये कंसर्निंग मुद्दा है और इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। देखो फॉरेन हैंड का नाम लेकर के ये कह दे कि भाई ये वॉशिंगटन बेस्ड ये वॉचडॉग जो है फ्रीडम हाउस, ये तो आउट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है, वो तो इंडिया को क्रिटिसाइज करने की कोशिश ही करेंगे। बट एडिटर यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप एक चीज़ बताओ, क्यूएस की क्वेकरली सिमोंड्स की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है 2021 की रैंक, जिसमें ये डिक्लेयर हुआ है कि इंडिया के अंदर चलने वाले 25 कोर्सेज को जो कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में चलाए जाते हैं उनको ग्लोबली टॉप 100 में कंसिडर किया है। आप उस रैंकिंग को क्यों एक्सेप्ट करते हो जब आप इस तरीके की रैंकिंग, मतलब गवर्नमेंट अपनी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट ना करे और दूसरी तरफ हम देखें कि जो प्रो गवर्नमेंट है या फिर इंडिया को प्रेज करने वाले जो रैंकिंग है हम उनका एक्सेप्ट करें। सिमिलरली वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रिलीज़ की जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, उसमें भी इंडिया लगातार अपनी प्रोग्रेस रजिस्टर करता जा रहा है, उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं, अपलाउड करते हैं कि हाँ वाकई में बहुत बढ़िया है, हमें और ज़्यादा परफॉर्म करना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ईजी करने के लिए या फिर अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनने के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाए। तो देखो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस तरीके की चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। देखो एक वाइब्रेंट मार्केट होता है, ओपन मार्केट होता है, तभी तो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आता है, तभी एक डेमोक्रेटिक मैनर में अगर एक कंट्री अच्छे से काम करेगा जैसे कि इंडिया, तभी तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा और हम इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है हमारी और अच्छे से इंश्योर हो पाएगी। साथ में अभी रिसेंटली जो चाइना की मिलिट्री के साथ में हमारी मिलिट्री का जो फेस ऑफ हुआ ईस्टर्न लद्दाख में, उसमें इंडिया को एक कहते हैं ना कि ऑटोमेटिकली एक सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था ऑल ओवर वर्ल्ड। उसकी वजह क्या थी? डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जिन पे बेस्ड हमारी सिस्टम काम करती है, तो उस चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ओपन मार्केट और ओपन डेमोक्रेसी जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को अट्रैक्ट करती है, इन्वेस्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट करते हैं, और इससे क्या होता है देखो इकोनॉमिकली भी हम ऑटोमेटिकली प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो ब्लैक बैक स्लाइडिंग अगर देख पा रहे हैं, जो मुद्दे हमने ऊपर डिस्कस किए हैं कि जिसकी वजह से पार्टली फ्री कंसीडर किया जा रहा है, तो वो इरोड कर रहा है हमारी इमेज को। हमें इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, डिसमिस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो फ्रीडम हाउस ने अपनी तरफ से जो भी रैंकिंग दी है इंडिया को, वो ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट को केवल क्रिटिसाइज़ करने के लिए ही है। देखो सिविल सोसाइटी ने भी और दूसरे कई इंस्टीट्यूशंस ने भी इस चीज़ को काउंटर किया है कि हमारे यहाँ पर, और हम आर्टिकल्स में डिस्कस करते हैं कि जिस तरीके से अभी जो करंट प्रोविज़न या करंट सिनेरियो चल रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट में स्टैंड रखते हैं, ठीक है।
तो हमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करना चाहिए, फ्रीडम ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करने की ज़रूरत है, हमें कोर्ट्स को और ज़्यादा लिबरल बनाने की ज़रूरत है। दैट मीन्स डेमोक्रेसी के तीनों पिलर के बीच में जो एक चेक एंड बैलेंस का माहौल होना चाहिए वो बना हुआ रहना चाहिए। हमें जो ये डिमोशन किया गया है, ठीक है, रैंकिंग में हमें डाउन कर दिया गया है इस वॉचडॉग के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं एक हिंट है कि हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमें एक विजिलेंट डेमोक्रेसी ना बन करके एक फैसिलिटेटेड डेमोक्रेटिक कंट्री बनने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और इस पर काम करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द जीरो सम बिल। यह आर्टिकल लिखा है प्रताप भानु मेहता ने। देखो, हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टेट एम्प्लॉयमेंट एंड लोकल कैंडिडेट बिल 2020 अब इंट्रोड्यूस किया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल ठीक नहीं है। इकोनॉमिकली भी अगर हम देखें तो ये नैरो माइंडेडनेस दिखाई दे रही है, सोशली भी देखें तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, और पॉलिटिकली भी देखें तो इसमें केवल और केवल सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके ये काम किया हुआ है। तो ये बिल जो है रिजर्व कर रहा है 75% सीटों को, अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर में नई जॉब्स क्रिएट हो रही है और उन जॉब्स पे जो पेमेंट है, सैलरी है, वो 50,000 से कम है, तो इसमें हरियाणा के रेजिडेंट्स को ही जॉब देने की बात की जा रही है। ये है इस बिल का प्रोविजन। तो देखो, ये एक डोमिसाइल बेस्ड, मतलब जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जहाँ के रेजिडेंट है पर्टिकुलर स्टेट के, इस चीज़ को ध्यान में रख करके पॉलिटिकल प्रेफरेंशियल एटीट्यूड ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी आंध्र प्रदेश की बात करो, मध्य प्रदेश की बात करो या कर्नाटका की बात करो, इन सभी स्टेट्स ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि कैसे भी करके जो रेजिडेंट्स है उस पर्टिकुलर स्टेट के, उन लोगों को प्रेफरेंस मिले या फिर रिजर्वेशन मिले प्राइवेट सेक्टर में। तो इसी लाइन में कहीं ना कहीं हरियाणा ने भी एक कदम अपनी तरफ से बढ़ा दिया। अब आप देखोगे कि ये चीज़ कोई पहली बार नहीं हो रही है। पिछली बार ये इस तरीके के जो एक कंटेंजियन, मतलब इस तरीके के कदम उठाए गए थे डोमिसाइल बेस्ड प्रेफरेंस देने के लिए 1970s में, जब महाराष्ट्र ने, तमिलनाडु ने, आंध्र प्रदेश ने बहुत सारे सर्कुलर्स इशू किए थे कि भाई हमारे यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर जो भी काम करेगा उसको हमारे यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उन्हीं को जॉब देनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हरियाणा का बिल जो है देखो कॉन्स्टिट्यूशनली इनडिफेंसिबल है। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविज़न नहीं है जहाँ पर हरियाणा के इस बिल को प्रोटेक्शन मिले, बट फिर भी हरियाणा गवर्नमेंट को ये पता होने के बावजूद भी ये बिल लेकर के आ रही है, तो उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं जो हम आगे देखेंगे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बिल्कुल प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 16 के अंडर कि आप प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्क्रिमिनेटरी वे में अगर अलॉट करते हो तो वो गलत होगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है इस चीज़ को कि आप प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर जॉब में पार्शियलिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। एक राइट टू मूव फ्रीली कंट्री में आर्टिकल 19 में क्या है, हमारा एक सेक्शन है आर्टिकल 19 का क्लॉज 1, उसमें एक पार्ट है जो ये कहता है कि हम फ्रीली थ्रू आउट कंट्री मूव कर सकते हैं, क्योंकि हम इंडियन सिटीजन है, ना कि राजस्थान के सिटीजन या दिल्ली के सिटीजन, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सिटीजनशिप आपकी यूनिवर्सल है या मतलब एक इंडियन नेशनल आपकी सिटीजनशिप है, तो आप आराम से मूव कर सकते हो। इवन कोई भी प्रोफेशन या कोई भी ट्रेड करना चाहते हो तो थ्रू आउट कंट्री कर सकते हो, और साथ में आपके राइट्स स्टैब्लिश किए हुए हैं। आर्टिकल 16(3) जो है वो प्रोवाइड भी करता है कि हाँ, आप अगर चाहे, पार्लियामेंट चाहे तो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन दे सकता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, पर देने का राइट किसको है, यहाँ पर पार्लियामेंट को है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को। तो एक तो यहाँ पर इस वजह से ये जो स्टैंड लिया है अभी हरियाणा की गवर्नमेंट ने, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनडिफेंसिबल है। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 की बात करें तो इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग की बात की गई है जो कि अंबेडकर साहब ने अपनी तरफ से प्रोवाइड की। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट चल रही थी तो एक मेंबर थे जिनका नाम था महावीर त्यागी। उन्होंने ये कहा था कि बोले रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, अगर जॉब देने में रेजिडेंशियल या प्लेस ऑफ बर्थ को भी हम कंसिडर करेंगे। इससे होगा क्या कि सेल्फ गवर्नमेंट ज़्यादा आएगी, स्वराज की बात ज़्यादा कर पाएंगे, और एक तरीके से आप कहोगे कि जो फेडरलिज्म का जो मेन आप कह सकते हो जो एटीट्यूड है या फिर जो एक फीचर है हमारे सिस्टम में, तो फेडरलिज्म और अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है, साथ में नवंबर 30, 1948 को अंबेडकर साहब ने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट में कहा था कि हम लोगों को एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में फ्रीली मूव करने अलाउ नहीं कर सकते। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था ये
कि एक जगह से दूसरी जगह पर लोग चले जाएं और एक जगह के लोग दूसरी जगह पर जा कर के और जो भी अपॉर्चुनिटी दूसरी जगह पे तैयार हो रही है वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ को वो ग्रैब कर ले और वहाँ के लोग केवल मुंह मतलब एकदम केवल देखते रहें कि हाँ हमारी जॉब कोई और लेके जा रहा है। बोले ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, बट हाँ फिर भी ये चीज़ प्रोविज़न इसलिए छोड़ दिया गया था, डाला नहीं गया था कि भाई जो प्लेस ऑफ बर्थ है या फिर जो डोमिसाइल है जहाँ के आप रेजिडेंट हो, मूल निवासी हो जहाँ के, उसके बेसिस पे जॉब प्रोवाइड होना, उसके लिए पार्लियामेंट को थोड़ी सी ऑटोनॉमी या फ्रीडम दे दी थी कि पार्लियामेंट जो है वो अच्छे से सोच समझ करके आगे इस पे कानून बना सकती है। तो इसी को ध्यान में रख करके आंध्र प्रदेश में अगर प्रोविज़न दे रखे हैं कि लोकल गवर्नमेंट में लोकल जो जॉब्स हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, ग्रेड सी और डी जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, उसमें एम्प्लॉयमेंट में उनको रिजर्वेशन दे रखा है कि भाई लोकल से अप्लाई कर सकते हैं। तो वो चीज़ पार्लियामेंट ने की है। पार्लियामेंट एक यूनिफॉर्मिटी ला सकती है रूल के बेसिस पे थ्रू आउट कंट्री। तो पार्लियामेंट को ही ये ऑटोनॉमी दे रखी है या फिर ये पावर दे रखी है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को। देखो डोमिसाइल बेस्ड अगर एम्प्लॉय को प्रेफरेंस दी जाए, जिसमें जैसे कि एजुकेशन में ये दी जाए जॉब में, तो वो एजुकेशन के सिमिलर ही कंसिडर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम ध्यान दें तो और भी डिफरेंस देखने को मिलता है। देखो एक केस है प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट ने डायरेक्ट अपनी तरफ, और दूसरी तरफ एक केस है कैलाश चंद्र शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसमें अपनी तरफ से बिल्कुल वार्निंग दी थी कि ये जो इस तरीके के कानून अगर बनाए जाएंगे तो ये पैरोशियलिज्म है, मतलब नैरो माइंडेडनेस है, ये कानून इस तरीके के बनने नहीं चाहिए। इवन आंध्र प्रदेश का जो बिल था उसको भी हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं यही कह के हटा दिया था कि भाई आप इस तरीके के कानून लेकर के आ रहे हो तो ये कानून तो नैरो माइंडेडनेस है। आप इस तरीके से अपने बेस को, या फिर वही बात है कि गुजरात, महाराष्ट्र, ये तमिलनाडु, ये स्टेट्स अगर डेवलप्ड है, ये किस बेसिस पे है जी? माइग्रेंट जो वर्कर है वो वहाँ पर जाके काम करते हैं, बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट डालते हैं, एक्सपीरियंस की हेल्प प्रोवाइड करते हैं, तभी तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोग्रेस हो पा रही है ना। तो वो चीज़ भी हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है। देखो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जब इस लॉ की चेक करेगा ना तो इसको स्ट्राइक डाउन करेगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। बट वही है कि इसमें एक पॉलिटिकल साइनिसिज्म भी है। साइनिसिज्म का मतलब आप समझते हो कि एक ह्यूमैनिटी में तो डिस्ट्रस्ट आ रहा है और केवल सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके काम किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को पता है देखो स्ट्राइक डाउन होगा, जुडिशरी में जाएगा तो, बट फिर भी इस तरीके के कानून लेकर के आने के बहुत सारी वजह हैं। पहला तो ये कि इस तरीके के कदमों से क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल साइनिसिज्म लाने की कोशिश की जाती है अपनी तरफ से कि हाँ एक आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एक हाईलाइट होने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम एक आग तो लगाई दी ना, एक चिंगारी तो लगाई दी, अब कभी ना कभी आग तो भड़क ही जाएगी। तो एक तो ये प्रोविज़न है कि पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए ये किया जाता है। दूसरा कि बिल जो है ये स्ट्राइक डाउन होगा, बट इसमें मतलब क्या है कि लोकलिज्म की एक फ्लेम भी तो शुरू हो गई ना, कि हाँ लोकल लोग जो हैं वो अब आगे से आगे सरकारों से डिमांड करेंगे। देखो शिवसेना जो कि अभी रूलिंग पार्टी है महाराष्ट्र में, उसने भी 1970s के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्लियरली ये इंडिकेट करना शुरू कर दिया था। इवन अपने खुद की जो इंडस्ट्रीज़ थी, एंटरप्राइजेस थी, उनको ये कहना शुरू कर दिया था कि आप महाराष्ट्र के लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दो, यहाँ के लोगों को ही जॉब ज़्यादा से ज़्यादा दो, बाहर वालों को मत दो। तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं लोकल इश्यूज़ या लोकलिज्म का जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं आता है और फेडरेशन के अगेंस्ट में ये पॉइंट जाता है। ठीक है, साथ में थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरेशन नहीं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अगेंस्ट में जाती हुई ये चीज़ दिखाई देती है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि बिल जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की बैड फेथ, मतलब उनका विश्वास क्या है ये समझ में नहीं आता, उस चीज़ पर वो अपने हिसाब से बना लेती हैं कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो तो क्या ये प्राइवेट सेक्टर उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए अट्रैक्टेड फील करेंगे? तो ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। आगे चलते हैं। अब राइटर आगे ये बोलना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर ये बात पर डिबेट नहीं करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की ज़रूरत है या नहीं, पर अगर हम पूरा सिनेरियो देखें, प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से काम करता है, पब्लिक सेक्टर किस तरीके से काम करता है, तो दोनों को हम एक यार्ड स्टिक से ही मेज़र करें तो वो चीज़ बहुत गलत हो जाएगी कि दोनों को एक ही लकड़ी से आके दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखो रिजर्वेशन इम्पोज करना ट्रेडर्स की और बिजनेस हाउसेस की जो फ्रीडम है ना,
उसमें इंटरफेरेंस हो जाएगी स्टेट की तरफ से। तो इसको तो आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एक कह सकते हो एक्सप्रोप्रिएशन हो गया। एक्सप्रोप्रिएशन का मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को स्टेट के द्वारा जब्त करना हो गया ये तो एक तरीके से। साथ में डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन को अगर आप प्रमोट करते हो तो प्राइवेट सेक्टर इस जगह पे क्या अपनी फ्रीडम में अपने प्रॉपर वे में काम कर पाएगा? प्राइवेट सेक्टर के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन की बात भी कर रहे हो तो राइटर एक चीज़ बोल रहे हैं कि डोमिसाइल बेस की बजाय सोशल जस्टिस को अगर ध्यान दो कि हाँ कास्ट सिस्टम की वजह से, मेजॉरिटी माइनॉरिटी की वजह से, क्लास सिस्टम की वजह से परेशानी होती है, तो अगर आप थोड़ा सा रिजर्वेशन की वकालत करो तो बात बनती है। डोमिसाइल बेस्ड अगर आप काम करते हो तो ये बड़ी कंसर्निंग चीज़ हो जाती है। साथ में जो राइटर हाईलाइट करना चाह रहे हैं पॉइंट ये कि इसकी वजह से इस तरीके के कानून अगर लाए जाते हैं तो एथनिसिटीज़ में जो हमारे यहाँ पर अलग अलग फेथ को फॉलो करने वाले लोग हैं, अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक नए तरीके की कंपटीशन आ जाएगी और फिर पॉलिटिक्स भी यही चलेगी। आज हरियाणा ने किया है, कल राजस्थान करेगा, परसों यूपी करेगा। तो इस तरीके से तो फिर बाद में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं होगा, केवल कंपटीशन ही रह जाएगा, और वो भी क्या कि हम और हमारे, बाकी बाहर का कोई भी नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ें हैं। इसके अलावा आज हरियाणा की बहुत सारी सिटीज़ हैं, हरियाणा के लोगों को तो कॉस्मोपॉलिटन जोन, जिसको हम एनसीआर बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं, वहाँ का कितना फ़ायदा होता है। तो कल को ना तो फिर इसका मतलब जो हरियाणा के जो लोग हैं, यूथ हैं, उनको फिर नोएडा जो कि यूपी में आता है वो भी जॉब ना दे, दिल्ली खुद एक यूनियन टेरिटरी वो भी जॉब ना दे, तो क्या उनको एक्सेप्टेबल होगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ में आप एक क्लास डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहे हो, भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हो, जहाँ पर रिच, प्रिविलेज्ड और हाईली स्किल्ड जो लोग हैं वो तो देखो जॉब ले लेंगे, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा का आपने क्राइटेरिया रख दिया ना। अब 50,000 से ज़्यादा सैलरी लेने वाले तो मतलब कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। मार किस पे पड़ी? वही लोअर लेवल, लोअर क्लास के लोग। ठीक है, ये तो हमारे यहाँ पर इंटरनल वर्जन आ गया एक H1B वीज़ा का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्या बोला था, यही तो बोला था कि भाई जिनकी सैलरी सालाना $1,60,000 या $1,26,000 समथिंग ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि बोला इससे ज़्यादा जिसकी इनकम होगी एनुअली उसको हमारे यहाँ पर जॉब दी जाएगी, H1B वीज़ा इशू किया जाएगा। बाकी जो छोटे लेबर हैं, छोटे क्लास में हैं या जो कम सैलरी उठाते हैं, बोला उन लोगों को H1B वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो ये तो एक तरीके के H1B वीज़ा का इंटरनल वर्जन ही आपने लॉन्च कर दिया कि 50,000 से ज़्यादा सैलरी वालों को तो हम जॉब दे देंगे, बाहर वालों को, और बाकी हरियाणा के लोकल लोगों को ही दो। तो ऐसे तो माइग्रेंट वर्कर्स को तो आपने एकदम इग्नोर कर दिया। कल ही हमने इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखो हरियाणा का ये जो बिल है ना, इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ेंगे, और साथ में जो साइनिसिज्म बार बार आ रहा है, जिसमें ह्यूमैनिटी पे तो डिस्ट्रस्ट किया जा रहा है और सेल्फ इंटरेस्ट पर ज़्यादा विश्वास किया जा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा, ये कहते हैं ना, सेल्फ डिफीट वाली बात है, खुद ही खुद से हारने वाली चीज़ है ये। ठीक है, तो देखो कई जगह पे अगर छूट के तौर पे एग्जम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हाँ भाई कहीं पे एक्सेप्शन है कि हाँ चलो ठीक है यार, लोकल टैलेंट को हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो तो चल जाता है। बट ये एक, अब कोई एक कह सकते हैं ना कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये तो एक कॉमन चीज़ हो गई है। हमने देखा कितने स्टेट्स अपने हिसाब से ये अपने हिसाब से एक डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके वोट बैंक को अपना बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकल लोग हैं उनको वहीं की वहीं जॉब दे दें और बाकी लोगों को जॉब दे ही ना। तो ये तो एक तरीके का लाइसेंस राज फिर से आ जाएगा, जो 1990 से पहले हुआ करता था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो चक्कर काटता रहता था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के आगे पीछे कि भाई आप हमें लाइसेंस दे दो जिससे कि हम हमारी फर्म को काम करवा सकें। तो ऐसे तो फिर बाद में इकोनॉमिक प्राइस हमें बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ेगी अगर इसी तरीके का लाइसेंस राज फिर से आ गया है तो ये ही चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये जो बिल है ना, ये कुछ ऐसा है जैसे कि कैनरी इन द माइन, दैट मीन्स डिजास्टर इज वेटिंग, कि बहुत बड़ा घाटा हो सकता है अगर इसी तरीके से लगातार आगे चलते रहे। तो स्टेट्स को अपनी अभी भी कंफर्टेबल जोन में, मतलब वो आ नहीं पा रहे हैं कि माइग्रेशन जो हो रहा है उसकी वजह से। देखो कंट्री जो है वो एकदम, हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं हम लोग। तो इससे क्या हो रहा है कि माइग्रेंट वर्कर की एक्सेप्टेंस है वो स्टेट्स नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि वन इंडिया का स्लोगन हम बार बार सुनते रहते हैं, वो स्लोगन केवल उसी टाइम पे काम आता है जब कन्वीनियंट हो कि हाँ सुविधाजनक है कि हाँ अभी फ़िलहाल माहौल बना हुआ है वन इंडिया का नाम लेकर के हम अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।
तो अगर ये 75% रिजर्वेशन अगर दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ को, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को ज़्यादा प्रमोट करेगा। तो राइटर यहाँ पे एक ही चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसमें तो थोड़ा बहुत पॉइंट बनता है कि हाँ रिजर्वेशन की बात कर ले कि हाँ इकोनॉमिकली डिवीज़न बहुत ज़्यादा हो गया, क्लास कैटेगराइजेशन हो गया, अपर क्लास लोअर क्लास, तो वो तो चलता है। बट आप यहाँ पर ये इस तरीके से डोमिसाइल बेस्ड अगर कर रहे हो तो इसको आप एजुकेशन के इक्वलेंट ट्रीट नहीं कर सकते हो। एजुकेशन एक अलग चीज़ है, वहाँ वो लोकेलिटी से एसोसिएटेड है, बट उसमें भी हायर एजुकेशन में तो रिजर्वेशन का इतना कुछ स्कोप बनता भी नहीं है, ठीक है ना। तो पॉइंट यहाँ पर यही है कि ये एक पेसिमिस्टिक अप्रोच है, नेगेटिव अप्रोच है कि आप जॉब क्रिएट करना चाह रहे हो और एजुकेशन को भी आप प्रमोट करना चाह रहे हो, तो ये तो इसको आप जीरो सम बोल सकते हो, जीरो सम कॉन्सेप्ट हो गया। दैट मीन्स कि एक स्टेट है वो तो फायदे में रहेगा और दूसरे का नुकसान हो रहा है, उतना ही नुकसान जितना पहले को फायदा हो रहा है। तो एक दूसरे का कोऑपरेट करके भी तो आगे चला जा सकता है ना, जीरो सम गेम क्यों चलाएं हम, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे राइटर हाईलाइट करना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है क्राइम एंड कंटेक्स्ट। आर्टिकल लिखा हुआ है निकिता सोनावने के द्वारा। देखो सुप्रीम कोर्ट ने जब अभी रिसेंटली एक केस था जिसमें अपनी सुनवाई के दौरान ये कहा कि जो अक्यूज्ड है अगर वो जो विक्टिम है उसके साथ में शादी करना चाहता है तो इस केस को रफा दफा किया जा सकता है। तो यहाँ पर केस क्या था कि जो एक बंदा था मेल, ठीक है, उसने फीमेल एक लड़की जिसके साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दी और ये कहता रहा उसको कि जब तू 18 साल की हो जाएगी तो उसके बाद में मैं तेरे से शादी कर लूँगा। तो ऐसे करके उसकी माँ को भी यही कह के ही उसको झांसे में लेकर के उनको दबाता रहा और उसने अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखा। बट हुआ क्या, लास्ट में आते आते कि उसने फिर बाद में मुकरना शुरू किया और ये केस फिर बाद में अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया। तो यहां पर एक तो बात राइटर हाईलाइट ये करना चाह रहे हैं कि एक तो प्रॉमिस टू मैरी ये कह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं कि शादी का झांसा दे लिया जाता है और फिर बाद में सेक्सुअल वायलेंस किया जाता है इंटीमेट पार्टनर के साथ में। तो यहाँ पर राइटर एक चीज़ बोल रही हैं कि इस चीज़ की कमी है हमारे यहाँ पर कि क्रिमिनल वे में तो इनको देख लिया जाता है, क्रिमिनल लॉज के बेसिस पे तो इस तरीके के केसेस को ट्रीट कर लिया जाता है, बट एक्चुअल में क्या क्रिमिनल लेवल से ज़्यादा बढ़ के कुछ और है नहीं। तो इसके लिए कॉन्सेप्चुअल वे में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्चुअल में जो विमेन, जो इंटीमेट पार्टनरशिप में जो वुमेन है उसको जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो उसको हार्म होता है डिग्निटी वाइज, उसकी जो एक तरीके से ज़िंदगी पूरी दाव पे लग जाती है, तो उसके लिए बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे काम करने की ज़रूरत है। देखो प्रॉमिस टू मैरी केसेस जो हैं वो दो सिचुएशन में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये कि रेप कमिट कर दिया किसी ने और फिर उसके बाद में बोलता है कि तू मेरे खिलाफ में केस मत कर, मैं तेरे से शादी कर लूँगा। दूसरा ये होता है कि पहले ही उसको प्रॉमिस कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, इस मतलब पहले वाले केस में कि रेप कर दिया, फिर उसके बाद में क्या बोलेगा, बोले कि मैं तेरे से शादी कर लूँगा, तो तू मतलब मेरे अगेंस्ट में कोई केस मत कर, या फिर उसको कहीं ना कहीं फर्दर फ्यूचर में सेक्सुअल इंटरकोर्स को कंटिन्यू रखने के लिए इस तरीके की झांसे दे देता है। तो इससे क्या हो गया, वो औरत की जो बात है, वो आवाज़ है, वो दब गई। दूसरी बात अगर करें, सेकंड जो केस है वो ये, इसमें प्रॉमिस जो है वो ये कि सेक्सुअल इंटरकोर्स इस बात पे किया जाता है कि रोमांटिक रिलेशनशिप के एक कह सकते हैं ना एक कदम आगे की बात हो गई कि उनका जो रिलेशनशिप है वो रोमांटिक था और उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो इन दोनों केसेस में मुद्दा क्या निकल के आ गया, शादी के लिए प्रॉमिस कर देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अपनी तरफ से कुछ वर्डिक्ट दिए हैं। दो वर्डिक्ट यहाँ पे डिकोड करना चाह रही है राइटर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जो वर्डिक्ट दिया है वो कुछ ना कुछ अभी जो पैट्रियार्की और कास्टिज्म बेस्ड वर्डिक्ट है, और उसकी वजह से जो औरत है, जो फीमेल काउंटर पार्ट है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। एक तो केस है उदय वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका। उसमें क्या था, इस बंदे ने 19 साल की एक लड़की के साथ में रोमांटिकली अपने रिलेशनशिप बनाए, प्रॉमिस कर दिया शादी करने का, मतलब एक तरीके से इस तरीके के प्रॉमिस थे कि मैडली इन लव, ठीक है। इसके अलावा लूज़ कर दिया अपने आप को, बिल्कुल ही अपनी सिग्निफिकेंस को ही, या इस पॉइंट कह के मतलब हर तरीके से एक तरीके राज़ी कर लेना, ठीक है, कन्विंस कर लेना सेक्सुअल टेम्पटेशन के लिए, और फिर उन्होंने अपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिए। फिर उसके बाद में केस जाता है जुडिशरी में। तो सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी के अंडर में जब देखा गया तो उसमें ये था कि अगर कोई कंसेंट दे रहा है
दो पार्टनर हैं मेल एंड फीमेल, अगर वो कंसेंट दे रहे हैं और उसके बाद में उनके बीच में इंटरकोर्स या फिर इंटीमेट रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है और उसके रिजल्ट के तौर पे अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, तो इस चीज़ को लेकर के फिर उन पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। पॉइंट ये है कि देखो दोनों ने एक दूसरे की कंसेंट ली है, फिर उसके बाद में क्या, क्योंकि उम्र कितनी थी 19 साल, तो बालिग भी नहीं है वो, मतलब नाबालिग भी नहीं है वो, बालिग है, ठीक है। तो उस केस में अगर वो लड़की प्रेग्नेंट हो भी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे क्या कहा कि आपको एक तो ये कि दोनों की कास्ट अलग अलग थी, लड़का जो था वो ब्राह्मण था, लड़की जो थी वो ओबीसी से बिलोंग कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बोला आपकी जो रिलेशनशिप है वो इंटर कास्ट जा रही है, तो इस वजह से हम ब्राह्मण लड़के पे दबाव नहीं बना सकते। तो यहाँ पर कास्टिज्म का नाम लिया, कंसेंट का नाम लिया और इस बात को कह के बोल दिया, बोले सेक्शन 90 यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। तो ये कितना नैरो माइंडेडनेस दिखाई दे रही है, या फिर कितना ज़्यादा आप कह सकते हो कि जुडिशरी ने जो आप कह सकते हो रेट्रोस्पेक्टिव जो प्रोविजंस चलते आ रहे हैं उन्हीं पर ध्यान दिया है। कहने का मतलब जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पर स्टीरियोटाइप कह सकते हो, स्टीरियोटाइप थोड़ा सा जेंडर बेसिस पे होता है, या फिर कास्टिज्म का जो या पेट्रियार्की का जो प्रेवलेंस है उसी को ध्यान में रखा। ऐसे ही दिलीप वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ये केस आया था, इसमें विक्टिम की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी और उसके बाद में सेक्शन 90 को जब अप्लाई करने की बात आई आईपीसी की, तो एग्जैक्टली वो ही मुद्दा आ गया जो मुद्दा प्रीवियसली उदय वाले केस में देखा। और उसमें भी क्या था कि मैरिज का एक वो रखा अपने आप से कि हाँ मैं शादी कर लूँगा या शादी अब एक अच्छी मैरिटल लाइफ हम कैरी ऑन कर लेंगे, फॉल्स प्रॉमिसेस कर लिए, तो इससे क्या हो गया, वही कंसेंट वाली बात आ गई और सेक्शन 90 फिर से नहीं आया। तो ऐसे करके दोनों केसेस में बचा के नहीं जो अक्यूज्ड है वो। तो राइटर जो बोलना चाह रही है वो ये कि लव और पैशन ये दो लैंग्वेज के दो पार्ट हैं, ठीक है ना। इन दोनों को इंटरप्रेट करने में कोर्ट ने जो भी वर्डिक्ट दी है ना वो ऑफिसकेट है। ऑफिसकेट का मतलब अनक्लियर है, ठीक है। यहाँ पर एक क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर इंटरकास्ट रिलेशनशिप की अगर बात करें तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। साथ में एंडोगेमी को प्रमोट करना कि सेम कम्युनिटी के अंदर, सेम कास्ट के अंदर शादी ज़्यादा से ज़्यादा हो, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, उसको लेजिटिमाइज कर देना, वो कहीं ना कहीं एक बैरियर का काम हो जाता है कि दो इंडिविजुअल अपने लव अफेयर में कंटिन्यू कर रहे हैं और उनके बीच में फिर बाद में इस तरीके की जुडिशरी के वर्डिक्ट आ जाते हैं, तो वो बैरियर का काम करता है उन दोनों को यूनाइट होने में। तो इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हायरार्कीज जो है ना उनकी वजह से सोशली वुमेन को ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है। देखो इन केसेस का जो क्रिटिसिज्म है ना वो वुमेन एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसमें एक तो पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन जो मैरिज में डोमिनेंस करता है वो ज़्यादा दिखाई देती है। साथ में अगर थोड़ा सा आगे देखें तो इस तरीके के ऑफेंसेस को क्रिमिनलाइज तो कर दिया, बट जो हार्म हुआ है उस वुमेन को इस तरीके की रिलेशनशिप में वो इनविजिबल है, उसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। एक और कोट कर रही है राइटर एग्जाम्पल कि बहुजन वुमन जो कि प्रेग्नेंट हो जाती है रिलेशनशिप स्टैब्लिश होने के बाद में, और ये कास्टिस्ट सोसाइटी के चलते उस औरत को फिर बाद में छोड़ दिया जाता है, तो इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा, कितना ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत क्या है कि कंसेंट जो है ना क्रिमिनल लॉज पे कंसेंट की जो बात है या फिर राजीनामा जो है कि हाँ हम कैरी ऑन करने के लिए रेडी हैं, उससे बढ़कर थोड़ा और ज़्यादा इंटीमेट पार्टनर्स के बीच में जो वायलेंस हो रही है उसको और ज़्यादा ब्रॉडर वे में रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। केवल क्रिमिनलाइज करना ही एक ऑप्शन नहीं है, हमें एक तरीके से प्रॉपर वे में काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो इनविजिबल हार्म्स हो रहे हैं इंटीमेट रिलेशनशिप में पर्टिकुलरली फीमेल काउंटर पार्ट को, तो उनको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, कंसिडर करने की ज़रूरत है, और इसी में हमें कहीं ना कहीं काम करने की और इसी पर जुडिशरी को भी वर्कआउट करने की ज़रूरत है। तो ये हार्म्स जब एड्रेस होंगे तभी काम होगा। देखो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है रिस्टोरेटिव जस्टिस प्रैक्टिस, दैट मीन्स इस तरीके की न्याय का एक इस तरीके की प्रक्रिया का सिस्टम जिसमें रिस्टोरेशन हो, दैट मीन्स अगर कहीं पे लॉस हो रहा है तो उसके लिए काम प्रॉपर हो, उसके लिए जो हर्जाना है वो प्रॉपर मिले। मेंटल ट्रॉमा भी कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो दिलीप का जो केस था ना, दिलीप वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला, इस केस में चलो ठीक है कि जुडिशरी ने अपनी तरफ से बोला था
कि भाई आपने जो भी हार्म किया है उसकी अकाउंटेबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी। साथ में जो डैमेज जो आपने दिया है वो सिविल लॉज के अंडर में आप डैमेज फुलफिल करोगे। वो जो काउंटर पार्ट लेडी है, लड़की है, उसको आप उसकी ज़रूरतें पूरी फुलफिल करोगे। तो वो चीज़ें चलो ठीक है, बट आज जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि इंटीमेट पार्टनर्स के बीच में जो वायलेंस है उसकी एग्जिस्टेंस को ही हम डिनाई करते हैं कि हाँ इंटीमेट पार्टनर्स जो हैं दोनों ने कंसेंट हाँ में हाँ मिला दी, फिर उसके बाद में उनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है तो उसके बीच में कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता। ये चीज़ हम मान के चलते हैं। तो हमें थोड़ा सा और एक क्रूशियल वे में निर्णायक तरीके से आगे सोच के बढ़ने की ज़रूरत है, जिससे कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम हैंडल कर पाएँ। और जो फीमेल काउंटर पार्ट होती हैं इंटीमेट रिलेशनशिप में, उनका जो इनविजिबल हार्म हो रहा है उसको उनको एक कह सकते हैं ना रीस्टोरेशन उनका हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इट टेक्स टू टू मेक पीस। इसमें दो जनों का इंपॉर्टेंट रोल है जो शांति ला सकते हैं। सुधींद्र कुलकर्णी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो, नेबर्स पीस में रहें, इससे ज़्यादा अच्छा क्या रह सकता है। परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट तो किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में लगातार रह नहीं सकता, और रहता भी है तो वो दोनों के लिए परेशानी का ही कारण बनता है। आज एलओसी का क्रोश जो दोनों तरफ के जवान खड़े हैं उनसे जाकर के पूछो कि वो चाहते क्या हैं। वो कहेंगे कि भाई शांति आ जाए तो ठीक है। कितने जवान, कितने साथी हमारे लोग मर चुके हैं और कितने पता नहीं मरेंगे अगर ये टेंशन ऐसे ही चलता रहा। तो इंडो और पाकिस्तान हॉस्टिलिटीज़ की अगर बात करें तो इसके लिए केवल यही मत ध्यान दो कि जो एलओसी के अक्रॉस जो फैमिलीज़ रह रही हैं उन्हीं के प्रॉब्लम है। जो सोल्जर्स जा रहे हैं, जिनके घर भी बर्बाद हो रहे हैं, जिनमें उनके घर का जो चिराग है वो भी तो बुझ रहा है। कितने शहीद हो चुके हैं दोनों तरफ से, हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशियन कंट्रीज़ सिविलाइजेशनल फैमिली हैं। कितने सालों से इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करो, इंडो गैंजेटिक जो महाजनपद इरा था उस टाइम की बात करो, सब लोग इंटीग्रेटेड हैं। और इंडिया पाकिस्तान की बात करो तो 1947 से तो सारा एक ही तो था। तो कल्चर की बात करो, रिलीजन की बात करो, रेसेस की बात करो, लैंग्वेज की बात करो, सब इंटीग्रेटेड हैं। महात्मा गांधी जो कि ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेटिव रहे हमारी सिविलाइजेशनल फैमिली के, उन्होंने ये कहा कि बोले इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेरे कंट्री है। माना कि दोनों का इंडिया का डिवीज़न होकर के दोनों डिवाइड हो चुके हैं, पर फिर भी दोनों मेरे कंट्रीज़ हैं। सिमिलरली जो मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मेन आप कह सकते हो फादर ऑफ द नेशन कंसिडर किया जाता है पाकिस्तान में, जो कि काठियावाड़ से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी ये चीज़ कही थी जब उनसे पूछा गया था कि क्या इंडिया पाकिस्तान का रिलेशंस रहेगा फ्यूचर में। तो उन्होंने ये कहा था कि एक ऐसा एसोसिएशन जो यूएसए और कनाडा के बीच में है, बिल्कुल पीसफुल एसोसिएशन रहेगा। बट वही बात है, रिलेशन क्या चल रहे हैं हमें भी पता है। चाहे महात्मा गांधी की बात करो, चाहे कायदे आज़म जो कि ग्रेट्स लीडर जिनको ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो दोनों ने अपनी तरफ से एक ही रेजोल्यूशन या अपनी बात कही थी। तो अभी जो स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस की बात की गई है सीज फायर की, ये कहीं ना कहीं इसी बात को ध्यान में रख करके वेलकम करने की बात है। आज एलओसी के सभी सेक्टर्स में अगर सीज फायर रहता है, दोनों तरफ से जवान जो हैं वो एक दूसरे पे गोलियां ना चला करके शांति से अगर रहें, तो घाटा क्या है इस चीज़ में। आज इस्लामाबाद की अगर बात करें तो वो वॉशिंगटन और बीजिंग, चाहे यूएसए की बात करो चाहे बीजिंग की बात करो, तो वहाँ पर अगर अपने साथ में उनके साथ में काम कर सकता है। और ये जो चिलिंग इफेक्ट आया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसके पीछे कहीं ना कहीं वॉशिंगटन और बीजिंग प्रेशर भी है। और साथ में जो एस्टैब्लिशमेंट है, फॉर एग्जांपल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल और उन्हीं के काउंटर पार्ट मोईद यूसुफ, इसी तरीके से दोनों कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स, इनकी भी कहीं ना कहीं विल पावर दिखाई दे रही है। साथ में एक इंडिविजुअल, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है कमर जावेद बाजवा, जो कि आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के। उन्होंने भी अपनी तरफ से क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान के लिए, अपने स्टेटमेंट्स में कहा है उन्होंने क्या, कि पाकिस्तान के लिए इंडिया थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान के लिए थ्रेट क्या है, रेडिकल इस्लामिज्म को फॉलो करना, बोला उसको ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। और दोनों कंट्रीज़ अगर डेवलप होना चाहती हैं, आज देखो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा है, और इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए उनको रीजनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं फरवरी 2 को जो स्टेटमेंट आया
पाकिस्तान आर्मी चीफ के द्वारा, वो बिल्कुल ये कहा कि हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए, म्यूचुअल इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट करने के लिए रेडी हैं। और आज आप देखोगे 5 दिन के लगभग बीत चुके हैं और ये काम कंटिन्यू हो रहा है। देखो, जब अलग अलग इंटरव्यूज़ देखे जाते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स देखे जाते हैं, तब तो यूँ लगता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है ना। बट वही चीज़ है, सजेशन भी तो दे रहे हैं ना हमें, बहुत बढ़िया बातें हैं ये। देखो, डर तो हमेशा लगा रहता है कि पाकिस्तान ने अगर पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात की, एग्रीमेंट साइन भी कर लिया, एग्रीमेंट की ऑब्जर्वेंस की बात भी कर ली, स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वेंस की बात भी कर ली, तो क्या गारंटी है कि कल को फायर ना हो जाए। पाकिस्तान ही सबसे पहले सीज फायर वायलेट करता है, राइट। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी तरफ से बहुत बात कही है कि हम अगर शांति का कदम इंडिया एक उठाएगा तो हम 2 कदम उठाने के लिए तैयार हैं। बट वही चीज़ है कि आइडियोलॉजिकल मुद्दों पर आकर के कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, और रही सही में जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, अलर्ट होने के लिए बोलता है कि भाई जागते रहो। देखो, पैराडॉक्सिकली क्या मतलब, एक कॉन्ट्राडिक्शन देखने वाली बात है कि इंडिया और पाकिस्तान, मतलब इस्लामाबाद और दिल्ली, दोनों के दोनों अगर रैशनली काम करे बजाय कि सेल्फ डिसेप्शन के, तब तो फिर भी देखो कुछ ना कुछ फंक्शन प्रॉपर हो सकते हैं कि हाँ, खुद ही खुद के गोल तैयार करे, खुद ही अचीव कर ले, उसके बजाय ये देखें कि रैशनैलिटी, वाजिब बात क्या होगी, उस पर काम करे तो ठीक रहेगा। देखो, हमारी गवर्नमेंट तो 2 फ्रंट वॉर के लिए रेडी है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना। रेडी भी नहीं है तो लड़ने के लिए हम कहीं ना कहीं मोर और लेस दिमाग से तो रेडी हैं मेंटली कि भाई हाँ ठीक है, क्योंकि इधर चाइना ने एग्रेशन दिखाया है, अगर पाकिस्तान लगातार सीज फायर कर रहा है। पर एक चीज़ बड़ी कोइंसिडेंटली हो रही है, आप देखो यहाँ पे कि चाइना के साथ में डिसएंगेजमेंट भी हो रहा है और इधर पाकिस्तान ने सीज फायर भी साइन किया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, पता नहीं क्या प्लान है इनका एक साथ में। और इंडिया को अगर पैसिफाई करने की दोनों कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर भारत और पाकिस्तान दोनों एक्टिवली एंगेज कर रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है। सार्क में तो फिर भी इतना ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं है, सार्क तो बिल्कुल डेड एंड पे पहुंच चुका है, उसकी तो अभी मीटिंग ही नहीं हुई है। जब से उरी पठानकोट अटैक हुआ है उसके बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाना मना कर दिया, फिर उसके बाद में सार्क की कोई मीटिंग ही नहीं हो रही है। और अभी इस साल 2021 में फिर से पाकिस्तान में होने वाली है वो मीटिंग। अब देखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कि नहीं जाते, जाना तो चाहिए अकॉर्डिंग टू द राइटर, बट पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि क्या चाहते हैं दोनों कंट्रीज एक दूसरे से। राइटर यहाँ पे एक चीज बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो बातचीत करने की बात कही है ना, उसमें आर्टिकल 370 को जब से हमने एब्रोगेट किया है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने लगातार बहुत ज़्यादा मतलब बातें उड़ाई हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। बट अब की बार एक चीज़ निकल के आ रही है कि बोला बायलैटरल टॉक से पहले कोई प्री कंडीशन नहीं लगाई, मतलब पाकिस्तान बात करने के लिए राजी है और ये बिना कंडीशन लगाए कि भाई आप आर्टिकल 370 को रीस्टोर करो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा पाकिस्तान का झुकता हुआ स्वभाव दिखाई दे रहा है, या झुकता हुआ बोलो, झुकता हुआ तो खैर हम एक इक्वल रिलेशनशिप में नहीं बोलेंगे, ये बोल सकते हैं कि पाकिस्तान जो है इंडिया के मुद्दों पर या फिर जो कश्मीर का 370 आर्टिकल है उसको थोड़ा सा एक बार साइड में करके आगे प्रोस्पेरिटी पे, रीजनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काम करने की कोशिश करना चाहता है या इस पे सोच रहा है। दूसरी तरफ एलओसी के दोनों तरफ आप देखोगे तो दोनों की आर्मीज खड़ी रहती हैं लड़ाई करने के लिए, एनी टाइम रेडी हैं, ठीक है। तो ये डी फैक्टो बाउंड्री तो बन चुकी है। डी फैक्टो का मतलब कि एक्चुअल में बाउंड्री तो बन चुकी है, वो बात अलग है कि डी जूरे दोनों ने एग्रीमेंट साइन नहीं किया है कि एलओसी इज ए इंटरनेशनल बॉर्डर, पर कम से कम ये तो है ना कि दोनों ने अभी तक अपनी इस बॉर्डर को ब्रीच नहीं किया, तो क्यों ना आप उसको एक्सेप्ट कर लो, इस पर भी तो काम किया जा सकता है ना। आगे चलते हैं। देखो, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ये चीज़ डिसाइड कर ली है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करना है और उसमें रीजनल इंटेग्रिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और इसी पर ध्यान दिया जा रहा है। आज पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना और रशिया के साथ में इंगेज करके आगे बढ़ने की चाह रख रहा है। साथ में इसके जो लीडर्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बार बार ये चीज़ मतलब रीट्रेट किया है ये बात कि एक कंट्री तभी डेवलप हो सकता है जब एक रीजन डेवलप हो। इसका मतलब क्या हो गया, साउथ एशिया को वो कहीं ना कहीं फोकस में लाना चाह रहे हैं। और देखो, दोनों कंट्रीज़ की अगर ज्योग्राफी देखो ना, तो इंडिया पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता और पाकिस्तान इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जब सबमिट हो रही थी तो उसमें बिल्कुल अपनी तरफ से स्टेटमेंट क्लियर कर दिया था। उस टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी मौजूद थे, तो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी थे। उन्होंने ये कहा था कि हम फिजिकली और डिजिटली कनेक्टिविटी के एक ऐसे सिनेरियो में या ऐसे एरा में जी रहे हैं
जहां पे हम ज्योग्राफी की डेफिनेशन बदलती हुई देख रहे हैं। आज बॉर्डर्स जो है ना वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, तो हमें कनेक्टिविटी को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। नेबरहुड फर्स्ट वाली जो पॉलिसी है इंडिया की, उसके लिए इंडिया हमेशा से रेडी रहा है। इवन आपको पता होगा कि कोविड-19 वैक्सीन की जब फैसिलिटेशन की बात की गई तो पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया है कि इंडिया जो कुछ भी कर रहा है वो सही है, फेवर किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जहां पर कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू मिलने का स्कोप मिल रहा है, और ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान के जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, और हमें तो अच्छे से पता ही है कि जब तक रीजनल पीस नहीं आएगी तब तक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी गेन नहीं हो पाएगी। इसी के लिए कहीं ना कहीं अब ये कोलैबोरेशन ज़रूरी है। ठीक है, आज कश्मीरी लीडर्स हैं वो भी इस चीज़ को लेकर के खुश हैं कि एलओसी के अक्रॉस अगर सीज फायर को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वेंस में लाया जा रहा है तो इससे बढ़िया और क्या चीज़ होगी जब एक एलओसी लाइन के दोनों तरफ शांति से लोग रहेंगे। देखो, पीस, जस्टिस, डिग्निटी, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। ये प्रोसेस, ये मीन्स भी हैं तो ये एंड्स भी हैं। देखो, कश्मीर डिस्प्यूट जो है ना वो आज के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कहीं ना कहीं बहुत बड़े लॉसेस का कारण भी बन चुका है। तो क्यों ना दोनों की तरफ से एक ऑनरेबल पीस को एक्सेप्ट किया जाए और इसी चीज़ के लिए काम किया जाए कि हाँ, एलओसी जो है अब उसको लाइन ऑफ कंट्रोल की बजाय लाइन ऑफ कॉपरेशन क्यों ना बना दिया जाए। इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे में देखो आशा ख़त्म नहीं करनी चाहिए, और ये जो मोमेंटम अभी जनरेट हुआ है ना जो सीज फायर एग्रीमेंट से, इसको हमें अब ग्रैब करने की ज़रूरत है। सबसे पहला सजेशन कि क्या करना चाहिए दोनों कंट्रीज़ की सरकारों को, नंबर 1, सार्क समिट इस साल होने वाला है, मोदी को अटेंड करने जाना चाहिए। दूसरा, इंडिया को, और दूसरी तरफ से हमें ये भी तो पता है ना कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था कि बोला इंडिया अगर एक कदम उठाएगा शांति की तरफ तो हम 2 कदम उठाने के लिए तैयार हैं। तो एक तो बोले सार्क समिट अटेंड करनी चाहिए। दूसरा, हमारे जो स्टैब्लिशमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, उनको आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे के द्वारा इनवाइट करवाना चाहिए पाकिस्तान के COAs को। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्वर्सेशन होगी। अब यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि अगर जनरल बाजवा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, अगर वॉशिंगटन या बीजिंग जा सकते हैं तो इंडिया आने में क्या प्रॉब्लम है जी। डोनाल्ड ट्रंप और सी जिनपिंग से बात कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी से बात करने में क्या प्रॉब्लम है जी। तो उनको इन्वाइट करो। तीसरा, पाकिस्तान को टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तब जाकर के सही काम होगा। और इंडिया को भी कश्मीर में जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं, बोला उनको कम करने की ज़रूरत है या ख़त्म करने की ज़रूरत है। चौथा सजेशन दे रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ को साथ आना चाहिए, और 75th एनिवर्सरी आ रही है फ्रीडम की, तो 2022 में क्यों ना एक पीसफुली को एग्जिस्टेंस को हम इंश्योर करते हुए उस फ्रीडम के सेलिब्रेशन को और ज़्यादा एक कह सकते हैं कि मज़ेदार बनाया जा सकता है, जिससे कि गांधी और जिन्ना की जो सोच थी वो पूरी होती हुई दिखाई दे। तो इस तरीके से आर्टिकल डिस्कशन यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।